देखो फर्स्ट यूनिट तो अपन लोगों ने कर लिया अभी, और ये जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट में बहुत सिंपल थी, फर्स्ट यूनिट के 16 मार्क्स थी, और इस यूनिट के 16 मार्क्स भी बहुत सिंपल है कंपैरेटिवली, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले तो अपने को इसलिए समझना है कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या है। कंसोलिडेशन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। जब आपका वॉइड्स है और वॉइड्स में से जब आपका पानी निकल जाएगा तो उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि कंसोलिडेशन हो रहा है। मतलब वॉल्यूम कंप्रेसिव है, एक तो कंप्रेसिबिलिटी चीज हुई। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने लोड लगाया सोइल मास पे, और सोइल मास में या तो वॉइड्स के अंदर पानी होगा या फिर एयर होगी, तो पानी और एयर जो है वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल मतलब एक्सपेल आउट करेंगे। जब पानी निकलेगा वॉइड्स के थ्रू तो उसको बोलेंगे कंसोलिडेशन, और जब और एयर निकलेगी तो उसको बोलेंगे कॉम्पैक्शन। तो एक तो छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कंसोलिडेशन क्या है और एक्सप्लेन इट इन डिटेल, हल्का सा 4 से मार्क्स का क्वेश्चन। तो कंसोलिडेशन का एक तो डेफिनेशन अपने को पता होना चाहिए, इट इज नोन एज कंसोलिडेशन। एक तो कंसोलिडेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और एक ये 2 टाइप का होता है, इट हैज ऑफ 2 टाइप्स। किस 2 टाइप का होता है सर? ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी में तो क्या होता है सर, सेकेंडरी में क्या होता है? प्राइमरी में क्या होता है, अपन ने लोड लगाया और लोड लगाने की वजह से उसमें क्या करेगा, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर होगा, ठीक है ना। एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर मतलब जो उसके वॉइड्स हैं उन वॉइड्स के बीच में से पानी निकल जाएगा, उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होगा कि लोड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, रिडक्शन इन वॉल्यूम फिर भी हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है सर, रिडक्शन इन वॉल्यूम हो रहा है, क्यों? क्योंकि रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू रीएडजस्टमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल, सोइल पार्टिकल अपनी जो पोजीशन है उनको ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट करेंगे। इसकी वजह से जो कंसोलिडेशन होगा वो कौन सा कंसोलिडेशन होगा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन जो होता है वो जनरली एक डिफाइनाइट टाइम में हो जाता है, डेफिनेट टाइम में, लेकिन ये जो है उसके लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। कंप्लीट के लिए, कंप्लीट सेकेंडरी के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर ये आ जाता है 4 से मार्क्स का क्वेश्चन की व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन की डेफिनेशन देनी है। कंसोलिडेशन की डेफिनेशन देने के बाद इट हैज ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी में अपन ने लोड लगाया, पोर वाटर का एक्सपल्शन हुआ, उसको बोलेंगे प्राइमरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी में क्या होगा, लोड लगाया मतलब लोड तो कांस्टेंट रखा, लेकिन फिर भी अपन ने देखा कि उसमें रिडक्शन हो रहा था वॉल्यूम का, वो क्यों हो रहा था, क्योंकि रीएडजस्टमेंट कर रहे थे सोइल पार्टिकल, उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी। कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में क्या डिफरेंस है सर? कॉम्पैक्शन में क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर होती है, मतलब एयर एक्सपेल आउट होती है। एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर ड्यू टू विच रिडक्शन इन वॉल्यूम विल टेक प्लेस, ड्यू टू विच रिडक्शन इन वॉल्यूम विल टेक प्लेस। फिर दूसरी बात क्या है सर, मान लो अगर वो ये बोल दे कि कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में डिफरेंस, तो कॉम्पैक्शन क्या है, कॉम्पैक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही कम स्मॉल टाइम में अपनी पोजीशन को बदल देती है, स्मॉल टाइम एक्जिस्टेंस। और ये जो है ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। ये कैसा फिनोमिना है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, मतलब इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी से। जैसे एक एग्जांपल से समझो आप, जैसे अपन ने लोड लगाया तो पानी एक्सपेल आउट कर रहा है, लेकिन लोड लगा के अपन ने जब लोड लगाया तो एयर भी निकल रही है, लेकिन जैसे अपन ने उसको जिससे अपन लोड लगाया उसको हटाया तो एयर तुरंत अंदर चली गई। मतलब कॉम्पैक्शन जो है वो बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसके अंदर जो सैचुरेशन कंटेंट होता है सोइल का वो 0 से 1 कितना भी हो सकता है, बट सॉरी यहाँ पे सैचुरेशन कंटेंट जो होता है वो एग्जैक्टली 1 होता है, और यहाँ पे सैचुरेशन कंटेंट जो है वो 0 से 1 के बीच में कितना भी हो सकता है, ठीक है। इसको होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, मतलब एक सेलेक्टेड टाइम पे हो जाएगा, और इसको होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो एक अपन ने अभी तक 6 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार किया है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन एंड एक्सप्लेन द डिटेल या एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन। तो अपने को ये सही कहानी छापनी है, ठीक है। इसके बाद में इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है सर, डेफिनेशंस। एक 8 मार्क का क्वेश्चन बनेगा,
डिफाइन द फॉलोइंग्स, और ये वो वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये सारी चीजें। तो एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जिसको अपन AB से रिप्रेजेंट करते हैं, और AB का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का डेल्टा E बाय डेल्टा सिग्मा। मतलब जब अपन वॉइड रेशियो और स्ट्रेस के बीच में ग्राफ बनाते हैं, वॉइड रेशियो और स्ट्रेस के बीच में अपन जब ग्राफ बनाते हैं, तो उस कंडीशन में जो उस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस और इसके बीच में जब आप ग्राफ बनाते हो, तो उसका जो स्लोप होता है, वो स्लोप ही आपका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव रेशियो ऑफ चेंज इन वॉइड रेशियो टू द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर होता है एक कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, जिसको सीसी बोलते हैं। सीसी का फॉर्मूला होता है माइनस का डेल्टा E बाय log 10 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1। जब आपका ये ग्राफ जो है वो सेमी लॉग स्केल पर बनाया जाता है, ये ग्राफ जो होता है वो सेमी लॉग स्केल पर बनाया जाता है। सेमी लॉग स्केल का मतलब क्या है, वॉइड रेशियो को नॉर्मल लिया जाता है और सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 को लॉग स्केल पे लिया जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये सारी बातें केवल वो जो 2 नंबर वाला डिफाइन द फॉलोइंग आएगा ना, उसके लिए आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे द स्लोप of graph plotted between log scale effective stress तो log scale पर होना चाहिए, and void ratio या change in void ratio। जो फॉर्मूला CC का होता है, यही फॉर्मूला CR का भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन का। कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन भी सेम बात है, उसको CR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे करके बेसिक चीजें हैं, इनको अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। लिखो उसको। पेपर पहले का तैयार है, वही 5 मिनट आएंगे, अपने को 3 मिनट करनी है। पेपर तो पहले से तैयार हो। थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या है, थर्ड टर्मिनोलॉजी है आपकी वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं राजवीर। तो एमबी का फॉर्मूला होता है इसमें AB अपॉन 1 प्लस E0। AB आपको पता है, थोड़ी देर पहले अपन पढ़ के आए कि AB बराबर कितना होता है, माइनस का डेल्टा E बाय डेल्टा सिग्मा। तो AB को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो अपन वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी निकाल सकते हैं। फिर एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन क्या होता है सर, जैसा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन होता है वैसा ही कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन क्या होता है, इसको CR से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूले में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, डेल्टा E बाय log 10 बेसिस सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1। ये वाला वैलिड है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब ये अभी तक मैंने आपको शायद बताया नहीं कि ओवर कंसोलिडेटेड क्या होता है, तो इसलिए अभी अपन इसको देखेंगे। और एक होता है इलास्टिक कंप्रेशन। इलास्टिक कंप्रेशन को EC से रिप्रेजेंट करते हैं। EC क्या होता है सर, EC होता है 1 अपॉन MV, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का रिवर्स। रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नोन एज इलास्टिक कंप्रेशन, ठीक है। ऐसी करके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। बेसिक डेफिनेशन में कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। OCS से आप क्या समझते हैं, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो ओवर कंसोलिडेशन एक रेशियो है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट, इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। देखो क्या होता है, जैसे जनरली जो दुबई वगैरह में कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहां पे इतने हाई राइज कंस्ट्रक्शन होते हैं, यहाँ पे अपने इतने हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाते। क्या रीजन है, क्योंकि वहां पर पहले पिरामिड वगैरह बने हुए थे, तो पिरामिड वगैरह होने की वजह से वहां की जो सोइल में सेटलमेंट आना था बहुत हैवी लोड की वजह से वो आ चुका है। अब उतने अमाउंट का हैवी लोड तो लगता ही नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि वहां पर जो आपका ओवर कंसोलिडेटेड सोइल है उसका रेशियो ग्रेटर देन 1 है। ओवर कंसोलिडेटेड सोइल क्या है, मतलब कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को आपने कोलैप्स कर दिया,
और एक G+10 स्ट्रक्चर बना था उसको आपने कोलैप्स कर G+5 बना रहे हो, तो G+2 होगा, पेन का लोड ज्यादा था तो कंप्रेस हो चुकी सोई मार की, उस पर G+5 बनाओगे कंप्रेशन होगा नहीं, तो इसलिए अपन बोलते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो अपन इसको बोलेंगे कि ओवर कंसोलिडेटेड सोइल है, और अदरवाइज नॉर्मल कंसोलिडेटेड सोइल इसके लिए 1 से कम या 1 के बराबर और नॉर्मली कंसोलिडेटेड। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। एक 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा डिफाइन फॉलोइंग्स, और आपसे 4 चीज पूछ लिया जाएगा एक ही बात, तो आपने कोई ध्यान रखना है। और इसके अलावा जिसमें सेकंड इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है वो है तर्जागी थ्योरी, तर्जागी वन डायमेंशनल थ्योरी या फिर तर्जागी थ्योरी। अब ये तर्जागी थ्योरी क्या है? तर्जागी थ्योरी में उसने कंसोलिडोमीटर लिया। ये कंसोलिडोमीटर क्या है, क्या चीज है सर? इसको ओडियोमीटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे आपका कोई सोइल सैंपल है तो उस सोइल सैंपल में ये क्या करता है, उस सोइल सैंपल में पानी को एक्सपेल आउट करने के लिए यहाँ पर अपन वो मेजर करने के लिए डिवाइसेस लगी रहती हैं, और यहाँ पर आपका सोइल मास होता है। ठीक है, ये आपका हाइट ऑफ सैंपल है, यहाँ पर आपका सोइल मास है। अब ये जो ड्रेनेज है उस पर डिपेंड करता है कि हो सकता है अपन एक तरफ से पानी को निकलने के लिए परमिट करें और हो सकता है अपन दोनों तरफ से डिपेंड करें, है ना। तो अगर एग्जाम में तर्जागी थ्योरी आ जाती है तो क्या करना है, तर्जागी थ्योरी के असम्पशन 6 असम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम्पशन एज इट इज रटे हुए होने चाहिए। कौन कौन से असम्पशन है सर? असम्पशन को देखो यहाँ पे, पहला असम्पशन है सोइल मास शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। पहला है सोइल मास शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। दूसरा है स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू लोड। स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगा लोड लगाने की वजह से उसको अपन नेग्लेजिबल मान के कंसीडर नहीं करेंगे, नेग्लेजिबल एंड नॉट कंसीडर। थर्ड है आपका कि जो आपकी लोडिंग लगेगी वो कंसेंट्रिक लोडिंग होगी, ठीक है, लेकिन सोइल मास शुड बी होमोजेनियस आइसोट्रोपिक, स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू लोड, नेग्लेजिबल एंड नॉट कंसीडर। थर्ड है आपका एक्सपल्शन ऑफ वाटर शुड बी वन डायमेंशनल। एक इसके बाद में नेक्स्ट असम्पशन आता है इसका, वो असम्पशन कहता है कि इट विल ओनली कंसीडर हाइड्रोडायनेमिक स्केल या हाइड्रोडायनेमिक लैग। याद है मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि हाइड्रोडायनेमिक मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन, तो इसने केवल प्राइमरी कंसोलिडेशन को किया है एंड नॉट कंसीडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, एंड नॉट कंसीडर प्लास्टिक लैग, मतलब सेकेंडरी वाले को इसने कंसीडर नहीं किया है। सेकेंडरी जो आपका कंसोलिडेशन था उसको इसने कंसीडर ही नहीं किया, इसने केवल किसके लिए कहानी बताई, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। और भी इसका एक आधा असम्पशन है शायद, वो भी मेरे दिमाग में नहीं है, चलो उसको आप देख लेना। इसके अलावा ये थ्योरी बताती क्या है, ये थ्योरी का जो मेन टारगेट है वो ये बताना है कि किसी भी, जैसे मान लो आपका कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, अब आपका 25% कंसोलिडेशन हुआ है तो क्या स्टेज है, 50% कंसोलिडेशन हुआ है तो क्या स्टेज है, ऐसे करके ये बताता है आपको। तो इसके अंदर जैसे मान लो लेंथ ऑफ ड्रेनेज, जो आपकी ड्रेनेज लेंथ है वो ड्रेनेज लेंथ D बराबर h0/2 होगी, यदि टू वे ड्रेनेज है तो बिल्कुल थ्योरी है ये, इसको अच्छी तरह से आपको लिखना है और लिख के आना है। दूसरा है लेंथ ऑफ ड्रेनेज, यदि वन वे ड्रेनेज है तो क्या होगा, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, न्यूमेरिकल भी देखेंगे अपन, उसको बोलते हैं D बराबर h0 अगर वन वे ड्रेनेज है तो, ठीक है। और जो जिस कार्यक्रम के लिए पूरा काम किया गया है कि परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकलेगा, तो मान लो आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको डेल्टा एच बता दिया और डेल्टा कैपिटल एच आपको पता है, तो आप डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बता सकते हैं इसको। मतलब जैसे मान लो आपको ऐसे बोला राजवीर कि टोटल जो सेटलमेंट होने वाला था ना, कि एच का है सेटलमेंट, आपको बोला गया कि जो टोटल सेटलमेंट होने वाला था वो सपोज 100 mm था और अभी जो सेटलमेंट हुआ है वो 30 हुआ है, तो 30/100 × 100 तो कितना परसेंट कंसोलिडेशन हो गया डिग्री में, 30/100 × 100 तो 100 से 100 कट गया, 30% कंसोलिडेशन हो गया। ऐसे करके अपन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था TB=CVTI/D²। इस चीज को याद करने की एक टेक्निक है कि टीवीएस का जो इंजन है उसका नाम है CVTI, है ना, तो TB=CV.TI/D²। इस पे न्यूमेरिकल बनेगा 100% बनेगा, कोई नहीं रोक सकता न्यूमेरिकल। CV का फॉर्मूला K/Γ/W mv
के क्या है सर, के परमिटिविटी है, एम भी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी थी, गामा एम का मतलब क्या होता है, या गामा एम से अच्छा है गामा डब्ल्यू बोलो, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर टाइम यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। टीआई क्या है, टीआई है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो, और डी क्या है, ड्रेनेज पाथ। अब ड्रेनेज पाथ अगर आदमी, उसके लिए क्या होगा, ड्रेनेज पाथ के लिए हो सकता है ड्रेनेज पाथ अगर वन वे ड्रेनेज हो तो अपन कितना लेंगे, टोटल हाइट, और अगर टू वे ड्रेनेज है तो टोटल हाइट का आधा। ठीक है, इस तरीके से ये सब चीजें कैलकुलेट कर लेंगे और अपना काम। ठीक है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उस चीज को ऐसे सम अप करो, कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में डिफरेंस आ गया तो कर देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन एक्सप्लेन इन डिटेल ये आ गया तो कर देंगे, शॉर्ट टर्म जितने भी हैं बेसिक फॉलोइंग्स डिफाइन द फॉलोइंग्स वगैरह वो आ जाएगा तो कर देंगे, और अगर कर्जा की थ्योरी आ जाएगा, मैंने आपको केवल प्रोसेस समझाया है, कर्जा की थ्योरी एक बार जो हल्का फुल्का उसका कंटेंट ओवर है उसको एंड के साथ कंसल्ट करें। ठीक है, इस यूनिट का 70% पोर्शन यहाँ तक खत्म होता है। इसमें जो टीवी है, उस टीवी के कुछ फॉर्मूले होते हैं, टीवी और टीवी के न्यूमेरिकल, इसी पे यूनिट बेस्ड। ठीक है, क्लियर है, लिख लो।